गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा रिलेशन और फंक्शन का टॉपिक है। आ, आज हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन फंक्शन की जो थ्योरी है, थ्योरी और क्या कहते हैं उसके अंदर जो डिफिनीशन है, उसका जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम इसके बारे में डिस्कस करने के पहले हम यह कहेंगे कि क्या कहते हैं, प्ले स्टोर पे आप लोग जाइए और वहाँ पे मैथमेटिक्स स्कॉलर के नाम से जो ऐप है, मैथमेटिक्स स्कॉलर के नाम से ऐप है, ठीक है, उसको आप लोग क्या कहते हैं, डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद ठीक है, वहाँ पे आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर डालिए, एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके मैसेज में आएगा। ठीक है, ओटीपी करिए। ओटीपी डालने के बाद ठीक है, आपका लॉगिन हो जाएगा ऐप में। और वहाँ पे सी यू टी यूजी और लीड मैथमेटिक्स के लिए कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, उसको आप लोग परचेज कर लीजिए, जिसका क्या कहते हैं कास्ट जो पड़ेगा 300 रुपये प्लस 8 रुपये उसका क्या कहते हैं नेट हैंडलिंग चार्ज है। तो टोटल आपको 308 रुपीज़ का पड़ेगा। ठीक है, इसमें बेनिफिट यह है लेने से कि आपको क्या कहते हैं, पूरा जो भी हम क्लास ले रहे हैं, लाइव ले रहे हैं, इसका आप लोग को रिकॉर्डेड लेक्चर वहाँ पे मिल जाएगा। और प्लस आप लोग को क्या है कि वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए ठीक है, इसी के साथ हम अपना क्या कहते हैं इसके थ्योरी स्टार्ट करते हैं इसकी। तो तो ध्यान देना कि हमारा जो टॉपिक है, ठीक, हमारा जो टॉपिक हमारा है यहाँ पे रिलेशन फंक्शन का टॉपिक है। तो तो आ जाते हैं रिलेशन फंक्शन का हमारे पास टॉपिक है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं डिस्कस करेंगे रिलेशन के बारे में। रिलेशन होता क्या है, रिलेशन को जानने के पहले हम लोग एक चीज़ सीखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता है कि अगर हम लोग क्या लेते हैं, सपोज करिए कि अगर हम लोग सेट ए ले लेते हैं, सेट ए में सपोज करिए कि ए बी सी अगर हमारे पास है, क्लियर है, और बी अगर हमारे पास दूसरा अगर हमारे पास एक सेट है, सपोज करिए कि 1 2 3, ठीक है, 4 ले लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी को। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि एलिमेंट ए और जो जो सेट ए है उसके जो एलिमेंट है और सेट बी का जो एलिमेंट है, ठीक है, इसका आपस में क्या करते हैं कि आपस में एक पेयर बनाते हैं। मतलब कि ए का हमारे पास क्या है, सेट ए जो है, ठीक है, सेट ए का जो हमारे पास क्या है सेट बी में पेयर बन जाएगा। ए का 1 से पेयर बनेगा, ए का 2 से पेयर बनेगा, ए का 3 से पेयर बनेगा, ए का 4 से पेयर बनेगा। तो हम लोग अगर यह लिख देते हैं A1 A2 A3 A4, क्लियर है। और ऐसे ही बी का हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे B1 B2 B3 और B4 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो C1 C2 C3 एंड C4, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग क्या करते हैं आर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। आर्डर्ड पेयर कहने का मतलब यह हुआ कि जब भी लिखेंगे तो अगर हमारे पास ए क्रॉस बी है, तो जो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग लिख रहे हैं ना, तो पहले ए के एलिमेंट को डिनोट करेंगे, फिर क्या कहते हैं बी के एलिमेंट को डिनोट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो ये क्लियर होगा ना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या।
अब ध्यान देना, हम लोग आते हैं यहाँ पे रिलेशन पे आते हैं। तो रिलेशन हमारे पास होता है यहाँ पे कि अगर हमारे पास क्या है कि कोई भी अगर यहाँ पे अगर हमारे पास क्या है कि कोई भी अगर दो नॉन इम्पटी सेट है, ठीक है, ए और बी अगर हमारे पास क्या है कोई भी अगर दो नॉन इम्पटी सेट है, तो अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ एक राशि, मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है उसका जो सबसेट होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। तो यही चीज़ लिखा गया है कि रिलेशन हमारा क्या कहते हैं, रिलेशन क्या होता है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए से सेट बी के बीच में जो रिलेशन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है उसका जो सबसेट होता है वो हमारे पास क्या होता है, रिलेशन होता है। जैसे अगर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ए हमारे पास सेट 1 2 3 है, बी हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या है, पी क्यू है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर हम लोग ए बी अगर लिखते हैं, ए क्रॉस बी अगर लिखना चाहेंगे तो हमारे पास क्या लिखेंगे, 1 पी, ध्यान देना 1 का पी के साथ, फिर 1 का क्यू के साथ, फिर क्या है यहाँ पे 2 का क्या है पी के साथ, फिर 2 का क्या है यहाँ पे क्यू के साथ ना, फिर यहाँ पे 3 का पी के साथ, क्लियर, फिर 3 का क्या है यहाँ पे क्यू के साथ, 3 का ये क्यू के साथ, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब अगर हम लोग क्या करते हैं कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी अगर सबसेट ले लेते हैं तो हमारे पास क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। तो यह मैंने एक सबसेट ले लिया इसका, तो यहाँ से 1 क्यू 2 पी 3 क्यू, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका ये रिलेशन हो गया। अब ध्यान देना कि ए क्रॉस बी, मतलब कि जो टोटल नंबर हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है ना, मतलब कि तो वह हमारे पास क्या होता है, बिगेस्ट सबसेट क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है। और यही हमारे पास क्या होता है, ए से बी में हमारे पास क्या होता है, बिगेस्ट रिलेशन होता है। कहने का मतलब यह है कि जो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रहा है ए से बी में ना, तो टोटल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा, बिगेस्ट रिलेशन होता है। और फाई हमेशा क्या होता है, ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट रिलेशन है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टाइप ऑफ रिलेशन की बात करेंगे। तो रिलेशन हमारे पास क्या कहते हैं कि 4 टाइप के होते हैं मेनली, ठीक। तो पहला हमारे पास जो रिलेशन आता है ये हमारे पास आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन आता है। सेकंड हमारे पास आता है पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन, चौथा हमारे पास क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग पहला देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे पास ये होता है कि अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इस सेल्फ। मतलब कि अगर हमारे पास हम किसी भी कोई भी अगर हम लोग सेट ले लेते हैं, उस सेट में अगर हम लोग रिलेशन बनाते हैं ना, तो अगर उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट सेल्फ से अगर हमारे पास क्या होता है, रिलेट होता है, उसका प्रत्येक एलिमेंट, ध्यान देना, फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ना, तो वह रिलेशन हमारे पास क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। तो ध्यान देना कि जैसे सपोज करो कि अगर हमारे पास एक सेट अगर हमारे पास है ना, ये सेट हमारे पास सपोज करो इसमें 1 और 2 दो एलिमेंट है, अगर इसका हमको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है तो इधर ध्यान देना कि रिलेशन क्या हो जाएगा, सेम सेट, मतलब ए क्रॉस ए कराएंगे, क्लियर है। तो अगर ए क्रॉस ए अगर हम लोग कराते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट आएगा ये आ जाएगा 1 1 आएगा, ध्यान रखना। या इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं कुछ डिलीट, ठीक है। सपोज करो कि ये हमारे पास क्या करते हैं, ए को सपोज करो कि मैंने यहाँ पे दो एलिमेंट लेते हैं 1 और 2। यहाँ पे अगर ए क्रॉस ए अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा इससे, तो ये देखो हमारे पास क्या बनेगा, 1 का 1 से जाएगा तो 1 1 हो जाएगा, फिर 1 का 2 से हो जाएगा तो 1 2 हो जाएगा, और 2 का क्या हो जाएगा हमारे पास 1 से होगा, फिर 2 का 2 से होगा ना। अब ध्यान देना रिफ्लेक्सिव में हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में होता है कि इसमें जो हम सेट लिए हैं उस सेट में हमको क्या करना है, अगर हमने एक रिलेशन बनाए, अगर उस रिलेशन में हमारे पास इसका जो 1 और 2 का है ना, इसका सेल्फ से अगर रिलेशन अगर हमको मिल जाता है, मतलब 1 1 मिल जाए, और अगर उस सेट में अगर 2 2 मिल जाए उस रिलेशन में ना, तो यह हमारे पास क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव कहलाता है। अब ध्यान देना कि इसके अलावा हमारे पास चाहे जो भी एलिमेंट मिले उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 1 2 2 होना चाहिए। ऐसे सपोज करो कि अगर हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, सेट ए सपोज करो यहाँ पे अगर हम लोग 1 2 3 अगर ले लेते हैं, ध्यान रखना, अगर 1 2 3 ले लेते हैं तो
यहाँ पे अगर हम लोग को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है तो इसमें क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम कुछ दूसरा, ठीक, इतना तो हमारे पास मिनिमम तो होना ही चाहिए, इसके अलावा हम कुछ दूसरा ऐड करें तो भी ये रिफ्लेक्सिव क्या है, बना रहेगा। लेकिन अगर इसमें से एक भी अगर गायब हो जाता है तो रिफ्लेक्सिव क्या है, नहीं बना रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर हमारे पास क्या है कि कोई भी अगर रिलेशन दिया गया है, अगर उसमें अगर हमको क्या करना है, रिफ्लेक्सिव अगर खोजना है, तो रिफ्लेक्सिव खोजने के लिए उसमें क्या होना चाहिए कि जो हमारे पास एलिमेंट है ना, सभी का सेल्फ रिलेशन क्या है उसमें होना चाहिए। ठीक, कि अगर 1 2 3 है तो क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। अगर 1 2 3 4 है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 उसमें होना चाहिए। इससे ज़्यादा भी एलिमेंट लिखे जा सकते हैं, लेकिन इतना हमारे पास उसमें होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी अगर गायब होता है ना, सेल्फ वाला एक भी गायब नहीं होना चाहिए। अगर एक भी अगर इसमें से गायब हो जाता है तो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है। चलो, तो ना ये चीज़ लिखा गया है। इस सेट में अगर हम लोग 1 2 3 लेते हैं ना, तो इसमें ध्यान देना 1 1 2 2 3 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, सबका हमारे पास क्या मिल रहा है, सेल्फ मिल रहा है। तो मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यहाँ पे ध्यान देना 1 1 2 2 मिल रहा है लेकिन 3 3 नहीं मिल रहा है, तो मतलब ये हमारे पास क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्लियर। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर हमारे पास क्या है, जो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, ये हमारे पास क्या है, कोई भी जितने भी जो भी हमको सेट दिया रहेगा उसमें जितने एलिमेंट रहेंगे ना, तो उतने का सेल्फ हमारे पास क्या है, रिलेशन अगर प्रेजेंट रहता है तो क्या है, वह क्या है, स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इससे ज़्यादा हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर 1 1 है, 2 2 है, ठीक है, 3 3 है, अगर इसमें हम 1 2 भी अगर ऐड करा देते हैं तो भी हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव बना रहेगा। मतलब रिफ्लेक्सिव में हमको सिंपली क्या करना है, सेल्फ वाला देखना है कि सबका सेल्फ उसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और जो बिगेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो क्या होता है, A:2A होता है ना। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है कि अगर सेट में अगर हमारे पास अगर कोई भी एलिमेंट लिखा गया है, अगर ए भी लिखा गया है ना, अगर आर में है रिलेशन में, तो इसका रिवर्स भी उस रिलेशन में क्या है, प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे सपोज करो कि अगर हम लोग सेट ए ले लेते हैं, 1 2 3 ले लेते हैं और एक रिलेशन इस पे बनाते हैं। रिलेशन में सपोज करो कि अगर हम लोग 1 2 डाल देते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए। क्लियर। इसमें फार प्रत्येक एलिमेंट की बात नहीं होती, जो भी यहाँ पे हम लोग जो भी रिलेशन में जो भी एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है, उसका रिवर्स हमारे पास इसमें क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब अगर 1 2 से रिलेटेड 2 भी हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 से होना चाहिए। तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, अरे क्या कहते हैं, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये चीज़ है। 1 2 3 है, रिलेशन हमारे पास क्या है, 1 2 2 1 ना, तो इसका हमको रिवर्स मिल रहा है, तो मतलब क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 है, 2 1 है, 2 3 है, 3 2 है, 3 1 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 3 नहीं है। इसमें ध्यान रखना 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर ना। तो मतलब क्या है, 3 1 का रिवर्स हमारे पास क्या है, इसमें नहीं है। तो मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, यह जो रिलेशन है, यह रिलेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। हमेशा ध्यान देना कि अगर हम लोग को स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन अगर लिखना है तो हमेशा क्या होता है कि एक सिंगल एलिमेंट लिख दो ना, सेल्फ से रिलेट करा के 1 1। और बिगेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन हमेशा क्या होता है, A:A होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन ये होता है कि अगर A B से रिलेटेड है और B सपोज करो कि C से रिलेटेड है। क्लियर है। तो ये इम्प्लाई ये करता है कि ए क्या होना चाहिए, सी से रिलेटेड होना चाहिए। सी से अगर रिलेट हो जाता है तो हम ये कहेंगे गिवन रिलेशन हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। जैसे अगर हम लोग एक सेट लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 का अगर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, तो इसमें एक रिलेशन बनाते हैं यहाँ पे 1 1 और सपोज करो 1 2 बनाते हैं। क्लियर है। तो 1 1 बना दिए, 1 2 बना दिए, और एक सपोज करो कि यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1 1 1 2, और एक यहाँ कर लेते हैं हम लोग 2 1 कर लेते हैं सपोज करो। क्लियर है। तो अगर ये देखा जाए तो ये जो हमारे पास रिलेशन है, ये रिलेशन हमारे पास क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव है क्या। तो ध्यान देना, अगर 1 1 लेंगे और 1 2 लेंगे तो ये बीच वाला एलिमेंट इसका जो है गायब करो,
1 2 है तो 1 2 ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे अगर इन दोनों से अगल लें तो हमारे पास क्या है, इन दोनों गायब करो, देखो 1 1 मिल रहा है, 1 1 यहाँ पे प्रेजेंट है। इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं ना, तो ये 2 1 यहाँ पे कर लेते हैं और 1 2 यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना 1 1 को अगर ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है 2 2 यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो मतलब ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। मतलब इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ऐड होना चाहिए, 2 2 ऐड होना चाहिए, तब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे कराते हैं 1 2 है और 2 3 है, तो 1 2 है 2 3 है ना, एक कॉमन मिल रहा है, तो क्या होना चाहिए, 1 3 भी यहाँ पे होना चाहिए। क्लियर है? तो यही चीज़ ये हमारे पास क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। स्मॉलेस्ट ट्रांजिटिव रिलेशन हमारे पास क्या होता है, 1 1 होता है। और बिगेस्ट ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, एक राशि होता है, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसके बराबर होता है। तो चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ये होता है कि अगर हमारे पास क्या है कि एक रिलेशन है, अगर वो उसमें क्या है ई और बी आर से बिलोंग है, तो इसका रिवर्स क्या है कि अगर माइनस साइन के साथ अगर उसमें बिलोंग होता है तो हम ये कहेंगे गिवन रिलेशन हमारे पास क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, जानने को हम जान लेते हैं, बट ये क्या कहते हैं कि 12th के सिलेबस में नहीं है और न ही CUT के सिलेबस में क्या है पूछा जाएगा। अब ध्यान देना, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है ना, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव एंड नॉट रिफ्लेक्सिव। एक रिलेशन हमको बनाना है जो हमारे पास क्या हो, सिमेट्रिक तो हो लेकिन ट्रांजिटिव भी ना हो और रिफ्लेक्सिव ना हो। तो देखो हम लोग ने क्या लिया, एक सेट लिया 1 2 3, एक रिलेशन यहाँ पे मैंने बना दिया 2 3 3 2। तो देखो 2 3 है तो 3 2 मिल रहा है ना, 3 2 है तो 2 3 मिल रहा है, मतलब रिवर्स मिल रहा है, तो मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा, ट्रांजिटिव इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 3 है और 3 2 है ना, तो ये देखो कॉमन मिल रहा है, तो हमारे पास ये इम्प्लाई होना चाहिए कि इसमें 2 2 भी होना चाहिए। अगर इसको अगर हम लोग पहले लिख दें, 3 2 को पहले लिख दें और 2 3 को अगर हम लोग बाद में लिखें, तो देखो 2 2 कॉमन हो रहा है, तो मतलब क्या होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए ना। तो मतलब कि यह ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है 2 2 और 3 3 नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए होना चाहिए कि 1 1 2 2 3 3 तीनों प्रेजेंट होना चाहिए ना, और इसमें अब प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है कि अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव। ध्यान देना, रिफ्लेक्सिव हो लेकिन ना तो सिमेट्रिक हो और ना ही हमारे पास क्या हो, ट्रांजिटिव हो। तो देखो इसमें अगर हम लोग क्या करें, एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 का, एक रिलेशन बना लेते हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। तो पहला चीज़ रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए सेल्फ देखो प्रेजेंट होना चाहिए, सेल्फ देखो सबका प्रेजेंट है ना, तो इतने से हम बता देंगे क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। बाकी कुछ जुड़ा है नहीं जुड़ा उससे मतलब नहीं, बस सेल्फ हमको देखना होता है। तो मैंने सेल्फ देख लिया, सेल्फ हमारे पास है तो रिफ्लेक्सिव है। इसके बाद हम लोग को देखना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना, अगर 1 2 है तो इसका 2 1 होना चाहिए था, 3 2 है तो क्या होना चाहिए था, सॉरी 2 3 है तो क्या होना चाहिए था, 3 2 होना चाहिए था। मतलब क्या है, किसी का क्या कहते हैं रिवर्स प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब यह क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा हमारे पास यह है कि अगर 1 2 है 2 3 है, तो ये देखो कॉमन मिल रहा है ना, क्लियर है, तो इसमें क्या होना चाहिए था, 1 3 भी क्या होना चाहिए था, इसलिए हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास है अ रिलेशन विच इज ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट रिफ्लेक्सिव। मतलब एक रिलेशन बताना हमको जो ट्रांजिटिव हो, ध्यान रखना, लेकिन सिमेट्रिक ही ना हो और ना ही रिफ्लेक्सिव हो। तो मैंने एक सेट लिया 1 2 3 का, इसमें एक रिलेशन बनाया 1 2 2 3 1 3। तो देखो एक कॉमन मिल रहा था, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 1 3 इसमें प्रेजेंट हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 2 3 है तो 3 2 नहीं है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं हुआ। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, 1 1 2 2 3 3 तीनों नहीं प्रेजेंट है, इसलिए हमारे पास क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कि अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो लेकिन यह क्या हो, ट्रांजिटिव ना हो। तो मैंने एक सेट लिया 1 2 3, तो इसमें ध्यान देना कि हम रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 1 2 2 3 3 लिखना पड़ेगा। सिमेट्रिक के लिए 1 2 लिखे तो 2 1 लिख दिए, 2 3 लिखे तो क्या हो गया, 3 2 लिख दिया ना, तो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है कि सपोज करो कि अगर हम इस दोनों का अगर ले लें, तो यहाँ पे ध्यान देना कि 2 और 2 इसके क्या है, कॉमन है, तो 1 3 भी इसमें होना चाहिए था ना,
लेकिन है नहीं, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बोथ बट नॉट सिमेट्रिक। ध्यान रखना, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर 1 2 3 सेट ले रहे हैं तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। अब हमको ट्रांजिटिव करना है तो मैंने 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया, तो हमारे पास क्या हो गया, 1 3 भी आ गया ना। क्लियर है, क्योंकि एक कॉमन मिल रहा था तो हमारे पास क्या हो गया, 1 3 भी आ गया। और जैसे ही हमारे पास क्या हो गया, 1 3 आ गया, तो सिमेट्री क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 है तो यह क्या है, 2 1 नहीं है ना, 3 2 है तो क्या है यहाँ पे 2 3 है तो 3 2 नहीं है, 1 3 है तो क्या है 3 1 नहीं है, तो ये मतलब हमारे पास क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो मैंने सिमेट्रिक, मैंने ऑलरेडी अभी इसके पहले पढ़ा है कि स्मॉलेस्ट जो सिमेट्रिक रिलेशन होता है ना, कोई भी सेट ले लेते हैं, 1 1 2 2 1 2 का ले लें, चाहे 1 2 3 का ले लें, तो उसमें हम लोग क्या ले लेते हैं, सिंपली 1 1 अगर ले लेते हैं सिंगल एलिमेंट सेल्फ का सेल्फ से, तो क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है दोनों में, तो उसी को मैंने ले लिया, तो यह हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि 2 2 3 3 भी इसमें होना चाहिए था, इसलिए हमारे पास क्या रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव सभी होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सेट लिया 1 2 3 का, इस पर एक रिलेशन बना दिया 1 1 2 2 3 3 ना, तो ये तो रिफ्लेक्सिव ऑलरेडी है। सिमेट्रिक क्यों है, 1 1 को उल्टा कराएंगे 1 1, सेट में हमेशा किसी चीज़ को क्या कहते हैं, रिपीट करके नहीं लिखा जाता है, तो इसलिए 1 1 को उल्टा 1 1 ही मिलेगा, तो इसी को हम लोग देखेंगे। 2 2 का रिवर्स 2 2 ही मिलेगा, 3 3 का रिवर्स 3 3 मिलेगा। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, ट्रांजिटिव क्यों है, ट्रांजिटिव इसलिए है क्योंकि कहीं भी आपस में दो का कॉमन नहीं मिल रहा है, तो मतलब ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव ऑलरेडी बना हुआ है ना। एक हमको रिलेशन बनाना है कि न तो रिफ्लेक्सिव हो, न ही सिमेट्रिक हो, और न ही ट्रांजिटिव हो, तो मैंने सेट ले लिया 1 2 3, 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया, तो 1 2 तो पहली बात रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 नहीं प्रेजेंट है। और सिमेट्रिक क्यों नहीं है, सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 है 2 1 नहीं है, 2 3 है 3 2 नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, 1 2 और 2 3 ये देखो कॉमन मिल रहा है, बट ये हमारे पास क्या है 1 3 नहीं है। क्लियर है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि अ रिलेशन विच इज़ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑल, मतलब कि कोई एक ऐसा रिलेशन जो हमारे पास क्या होता है, तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो हम ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। जैसे अगर देखा जाए कि अ रिलेशन आर इन जेड सच दैट एक्स रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई द 7 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब कि एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई द 7 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको हम लोग देख सकते हैं कि पहला अगर हम लोग को क्या करना है, फार अगर रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम लोग को काम करना है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि जो एक्स रिलेटेड टू आर है, इसको एक्स रिलेटेड टू एक्स लिखेंगे, और ये इम्प्लाई ये कराएगा, तो एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और 0 क्या है, डिविजिबल बाई 7 है, मतलब ये हमारे पास क्या रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है। सिमेट्रिक के लिए हम लोग को क्या करना है कि अगर एक्स रिलेटेड टू वाई है, तो ये इम्प्लाई ये कर रहा है कि एक्स माइनस वाई डिविजिबल बाई 7, तो अगर यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन बाहर ले लेते हैं ना, तो ये y माइनस एक्स आ जा रहा है, तो यह भी हमारे पास क्या है, डिविजिबल बाई 7 है ना, तो यहाँ पे y माइनस एक्स आ गया, तो क्या हो गया, y रिलेटेड टू एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए प्रूव कर सकते हैं कि अगर x रिलेटेड टू y है एंड y रिलेटेड टू z है, मतलब कि x माइनस वाई क्या है, 7 से डिविजिबल है। क्लियर है, इसको क्या है 7 डिवाइड करता है, तो y माइनस जेड को भी 7 डिवाइड करता है ना, तो क्या हो जाएगा, x माइनस जेड को भी क्या है 7 क्या है डिवाइड करेगा, तो इसलिए हमारे पास क्या है रिलेशन है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं फंक्शन, और ठीक है फंक्शन पे आते हैं। तो फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैपिंग भी बोलते हैं और मैप भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी नाम ले सकते हैं, मैप भी बोल सकते हैं, फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो देखो मैपिंग क्या होता है, मैपिंग या फंक्शन क्या होता है, अगर हमारे पास क्या है एक्स और वाई अगर दो नॉन इम्पर्टिव सेट गिवन है, तो ये तो कोई भी मैप क्या हो जाएगा, एक रिलेशन होता है। ठीक है, तो अब मैप एक्स से वाई में एक क्या हो जाएगा, एक रिलेशन होगा। ठीक है, फ्रॉम एक्स टू वाई सच दैट, इस प्रकार
कि जो हमारे पास जो सपोज करो ये हमारे पास x है ना, और ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन f जो है, इस रिलेशन f को हम लोग फंक्शन तब बोलेंगे जब यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से क्या हो कि रिलेट हो। मतलब यहाँ का कोई भी एलिमेंट क्या है, इससे रिलेट करने में छूटना नहीं चाहिए, यहाँ का एलिमेंट छूट सकता है, ध्यान देना। तो पहला ये चीज लिखा गया है कि ईच एलिमेंट ऑफ x इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट इन y। दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए कि यहाँ का कोई भी एक एलिमेंट इसके किसी दो एलिमेंट से नहीं बिलोंग होना चाहिए। ध्यान रखना ये चीज लिखा गया है, वन एलिमेंट ऑफ x इज नॉट रिलेटेड टू मोर देन द वन एलिमेंट इन y। तो ऐसे क्या कहते हैं, अगर दो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होता है रिलेशन पे, तो हम ये कहते हैं कि गिवन रिलेशन हमारे पास क्या है, फंक्शन है। जैसे अगर हम लोग इसकी बात करते हैं कि x इतना हमारे पास गिवन है, y हमारे पास इतना गिवन है, एक फंक्शन एक डिफाइन किया गया है और हमको ये बताना है कि ये हमारे पास क्या है, मैप है। तो हम लोग देखो क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे ड्रा कर लेते हैं इसको, ये x हो गया, ये सपोज करो कि हमारे पास क्या हो गया, y हो गया। इसमें 1 2 3 4 कर लेते हैं, इसमें a b c d e f g h कर लेते हैं। तो ध्यान देना 1 का क्या हो गया, a से रिलेट हो गया, 2 का क्या हो गया, b से रिलेशन हो गया, 3 का क्या हो गया, f से रिलेशन हो गया, और 4 का हमारे पास क्या हो गया, g से रिलेशन हो गया। अब ध्यान देना 1 का फिर से क्या हो गया, s से रिलेशन हो गया ना। तो इसमें देखो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रहा है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है, लेकिन दूसरा कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है। दूसरा कंडीशन एक आता है कि यहाँ का एक एलिमेंट इसके किसी दो एलिमेंट से बिलोंग नहीं होना चाहिए ना, या मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स बिलोंग, लेकिन यहाँ का एक एलिमेंट क्या हो गया, इसके एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो गया ना। तो इसलिए दूसरे कंडीशन से क्या हो जाएगा, हमारे पास फंक्शन नहीं होगा, मतलब यह हमारे पास क्या है, नॉट अ फंक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास अगर इसको अगर हम लोग देखें, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, कि ये हमारे पास 1 2 3 4 है और यह a b c d e f g h। तो 1 का ध्यान देना a से है, 2 का हमारे पास क्या है, h से है, और 3 का भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे h से है, ध्यान रखना, और 4 का हमारे पास क्या है, b का है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना प्रत्येक एलिमेंट इसका बिलोंग हो रहा है, यहाँ का एक एलिमेंट क्या है, इसके एक से ज़्यादा एलिमेंट्स बिलोंग नहीं हो रहा है, तो मतलब ये हमारे पास क्या है, मैप है ना, मैप या फंक्शन है। तो ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखो डोमेन रेंज क्या होता है, कि ध्यान देना तीन चीजें होती हैं। एक हमारे पास होता है डोमेन, कोडोमेन। जैसे सपोज करो कि एक हमारे पास क्या है, कोई भी एक सपोज करो कि एक रिलेशन है, आर रिलेशन है सेट एक्स से सेट वाई में। यहाँ सपोज करो कि ए बी सी डी ई है, और यहाँ पे सपोज करो कि 1 2 3 4 और 5 6 7 है। 1 का सपोज करो, ए का सपोज करो 1 पे गया, बी का सपोज करो बी पे गया, सी का 3 पे गया, डी का 4 पे गया, ई का क्या हो गया 5 पे गया। तो यह जो यहाँ का कंप्लीट एलिमेंट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट एक्स के जो कंप्लीट एलिमेंट है इसको हम लोग डोमेन बोलेंगे। सेट वाई का जो कंप्लीट एलिमेंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे, ध्यान रखना। लेकिन जितने से मैपिंग हुई है इसकी ना, यहाँ का जो एलिमेंट है, यहाँ के जितने एलिमेंट से बिलोंग है ना, तो उसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। मतलब अगर इसका अगर रेंज पूछा जाए तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, सिंपली रेंज हमारे पास कितना हो जाएगा, जितने का मैप बनेगा। तो कितने का इमेज, तो यहाँ से कितने इमेज जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो ये इसका क्या हो गया, हमारे पास रेंज हो गया ना। चल, तो ध्यान देना, जैसे डिफाइन अ रिलेशन आर इन एन सच दैट, इतना हमारे पास गिवन है। इसका हम लोग को सपोज करो कि डोमेन और रेंज अगर हम लोग को निकालना है, तो डोमेन रेंज निकालने का तरीका क्या है यहाँ पे, कि ये हमारे पास 2x + y = 18 दिया गया है, तो y = 18 - 2x कर लेते हैं। तो y = 18 - 2x हो गया। अब x की वैल्यू 1 पुट कराते हैं, तो y = 18 - 2 × 1 तो 16 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट कराएंगे तो y = 18 - 4 14 हो जाएगा। x = 3 पुट कराएंगे तो y = 18 - 6 12 हो जाएगा।
और x इज इक्वल टू 4 पुट कराएंगे तो y इज इक्वल टू 18 माइनस 8 10 हो जाएगा। x इज इक्वल टू अगर 5 पुट कराएंगे तो y इज इक्वल टू 18 माइनस 10 8 हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 6 पुट कराएंगे तो y इज इक्वल टू 18 माइनस 12 6 हो जाएगा। और x अगर 7 पुट कराएंगे तो y इज इक्वल टू 18 माइनस 14 4 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 8 पुट कराएंगे तो y इज इक्वल टू 18 माइनस 16 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू अगर 9 कराएंगे तो y इज इक्वल टू 18 माइनस 8 0 हो जाएगा ना। तो अब ध्यान देना यहाँ पे जो x आया है, ध्यान देना कंप्लीट, ये क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। और यहाँ पे जो x की वैल्यू रखनी, जो y की जो वैल्यू आ रही, ये कंप्लीट हमारे पास क्या होगा, इसका रेंज हो गया ना। तो 0 2 4 6 8 10 12 14 16, ये इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। सपोज करो कभी भी अगर ये रिलेशन ऐसे दिया गया है ना, अगर हमसे पूछा जाए कि इसका डोमेन और रेंज निकालो, तो जो पहला एलिमेंट सबका होता है ना, तो इसको निकाल लो बाहर ना। तो 1 2 3 ये इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और इधर का जो एलिमेंट होता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेंज बोल देते हैं। तो ABCD हमारे पास क्या हो जाएगी, इसका रेंज हो जाएगा। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। रिलेशन का इनवर्स क्या होता है कि अगर हमारे पास एक रिलेशन है, एक्स वाई में एक रिलेशन है, तो जो इनवर्स ऑफ आर होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है कि कहने का मतलब यह है कि अगर डोमेन डोमेन अगर हमारे पास क्या बन जाए, कोडोमेन बन जाए, और कोडोमेन हमारे पास क्या है, अगर डोमेन बन जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं ना। तो मतलब क्या है कि x से y में r है और y से x में हमारे पास क्या है, r इनवर्स है। इसको r इनवर्स डिनोट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, रिलेशन है। क्लियर, r इनवर्स ऑफ अ रिलेशन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप ऑफ द फंक्शन। तो ध्यान देना कि जो फंक्शन के जो टाइप है, यहाँ पे हम लोग को 3 टाइप के फंक्शन यहाँ पे मेनली पढ़ने हैं। पहला 1 फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। दूसरा हमारे पास क्या है, ऑनटू फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और तीसरा हमारे पास यहाँ पे है 1 ऑनटू फंक्शन। क्लियर है। तो देखो 1 फंक्शन क्या होता है, x से y इज कॉल्ड इंजेक्टिव इफ f(x1) इज इक्वल टू f(x2). मतलब कि अगर हम लोग इमेज अगर सेम लेके चलें, तो अगर हमको क्या है, एलिमेंट अगर इक्वल मिल जाता है, तो हम ये कहेंगे फंक्शन क्या 1 फंक्शन है। या तो दूसरे वे में हम लोग यह कह सकते हैं कि अगर एलिमेंट अगर सेम नहीं है तो इमेज भी क्या है, सेम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, 1 फंक्शन है। तो जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देखें कि इसको अगर हमको प्रूव करना है कि इंजेक्टिव है कि नहीं है, तो हम लोग क्या कराएंगे कि मान लेंगे लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये कितना आ जाएगा, 3x1 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x2 माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3x1 इज इक्वल टू 3x2 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा ना। और जैसे ही x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) इम्प्लाई ये कर रहा है कि x1 इज इक्वल टू x2, मतलब ये हमारे पास क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन है। क्लियर है। नेक्स्ट सपोज करो कि अगर इसकी अगर हम बात करते हैं इंजेक्टिव है कि नहीं है, तो अगर सपोज करो यहाँ पे अगर हम लोग लेके चलते हैं कि f(x1) इज इक्वल टू अगर f(x2) अगर हम लोग लेके चलते हैं, तो ये हमारे पास 4x² इतना इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4x² माइनस 2। तो ये 2 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे x1² है x2, तो यहाँ पे x1² इज इक्वल टू x2² आ जाएगा, और x1 कितना आ जाएगा, प्लस माइनस x2। मतलब x1 की वैल्यू प्लस की x2 के बराबर आ रही है, x1 की वैल्यू माइनस x2 के बराबर आ रहा है। ये हमेशा ध्यान देना, इसका डोमेन रेंज हमको देखते हुए काम करना है। तो मतलब ये हमारे पास क्या है, फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर सपोज करो ये फंक्शन अगर n से n में होता ना, अगर n से n में होता तो हम लोग यहाँ पे माइनस नहीं लेते, क्योंकि हम लोग को क्या है, नेचुरल नंबर पर काम करना है ना। तब के लिए नेचुरल नंबर पे ये फंक्शन क्या हो जाता है, हमारे पास इंजेक्टिव हो जाता है, लेकिन रियल नंबर पे क्या इंजेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये जो f(r) से r f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 7, ठीक है, इंजेक्टिव है कि नहीं है। तो फिर से वही काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे f(x1) इज इक्वल टू अगर f(x2) यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, x1 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 प्लस 7। क्लियर।
तो यहाँ पे ध्यान देना कि क्या हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू है कि यहाँ पे रखें तो वही वैल्यू आ जाए, यहाँ पे रखें तो सेम। अगर सपोज करो x1 की वैल्यू अगर हम लोग 1 दे दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 + 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे x2 की वैल्यू अगर हम लोग कितना दे दें, -15 दे दें, तो -15 इतना, तो ये कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ -8, तो सिंपली 8 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इमेज तो सेम आ रहा है, लेकिन एलिमेंट क्या है यहाँ पे, x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू क्या है, -15 है ना। तो मतलब क्या है कि एलिमेंट क्या है, सेम नहीं आ रहा है, तो मतलब ये हमारे पास कैसा फंक्शन होगा, इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है। इसकी अगर हमको इंजेक्टिव निकालना है कि हमारे पास गिवन फंक्शन इंजेक्टिव है कि नहीं है, तो हम लोग वही काम कराएंगे यहाँ पे कि f(x1) इज इक्वल टू हम लोग क्या करा देते हैं, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) करा देंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 4x1 + 7/3 - 2x1 इज इक्वल टू 4x2 + 7/3 - x2। इसका मल्टीप्लाई इधर करा देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर करा देते हैं, तो हमारे पास कितना हो गया, 4x1 + 7 और 3 - 2x2, और यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, 4x2 + 7, और ये इधर चला जाएगा 3 - 2x1। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो मल्टीप्लाई कराने पे इतना और इसका इतना आ गया ना। तो ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा, यह बचा, तो यह हो गया, और यहाँ से यह दोनों बचे, तो ये हमारे पास आ गए ना। यहाँ पे ध्यान देना, x1 को मैंने एक साइड कर लिया, तो जब x1 के एक साइड लेके जाएंगे 12x1, और इधर जाएगा तो +14x1 26x1 हो गया। ये इधर जाएगा तो 12 और +14 26x2 हो गया ना। तो x1 = x2, तो हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, इंजेक्टिव फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑनटू मैप। देखो ऑनटू मैप में क्या होता है, मैंने अभी फंक्शन बताया है, फंक्शन मैंने ये बताया था कि यहाँ का जो प्रत्येक एलिमेंट है, ध्यान देना, यहाँ का जो प्रत्येक एलिमेंट है इसके किसी न किसी एलिमेंट से बिलोंग होना चाहिए, और ये यहाँ पे एलिमेंट छूट सकता है। लेकिन ऑनटू फंक्शन ये कहता है यहाँ का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, इसका यहाँ पे प्री इमेज होना चाहिए। अगर ऐसा होता है ना, और उसमें अगर फंक्शन की कंडीशन अगर डिफाइन रहती है, तो हमें कहेंगे कि गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन है, ऑनटू मैप है। तो ये चीज़ लिखा गया है कि अब मैप, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो कोडोमेन का एलिमेंट है, ये कोई भी एलिमेंट यहाँ का छूटना नहीं चाहिए कोडोमेन का। तो अब मैप f(x) से y इज कॉल्ड सर्जेक्टिव इफ ईच एलिमेंट ऑफ y बिलोंग टू y ना। यहाँ का जो एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट हैज़ प्री इमेज इन x, इसमें क्या होना चाहिए, x में क्या होना चाहिए, इसका प्री इमेज होना चाहिए ना। तो जैसे अगर हम लोग एक इसको लेते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या कराएंगे, y = f(x) ले लेंगे। तो y = अगर हम लोग f(x) ले लेंगे तो y = कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4x + 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना कि हम लोग क्या कराएंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y - 7 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी अगर y की वैल्यू देते हैं, कुछ भी y की वैल्यू दे, तो हमको कोई ना कोई x की वैल्यू जरूर मिलेगी रियल नंबर में। तो इसलिए हमारे पास क्या है, ये ऑनटू फंक्शन है। जैसे अगर इसकी अगर हम लोग बात करते हैं ना कि ये हमारे पास फंक्शन ऑनटू है कि नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे वही काम करते हैं कि y = सपोज करो f(x) ले लेते हैं, और y = जैसे f(x) लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, y = 3x - 7 अपान कितना हो जाएगा, 2x - 1 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2x - 1 y = 3x - 7 हो जाएगा, और इसका अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x - y = 3x - 7। तो यहाँ पे ध्यान देना, x का एक साथ करा लेंगे, 2x - y 3x = y - 7। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो 2x - 3 = y - 7। तो x सॉरी हाँ, यहाँ पे 2y मिलेगा ना। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, y - 7 अपान 2y - 3। ध्यान देना यहाँ पे यह कह रहा है कि ये कंप्लीट रियल नंबर है, ध्यान देना रेंज इसका। और यहाँ पे अगर हम लोग y की एक वैल्यू अगर रखें, y की वैल्यू अगर 3/2 रखें, तो 3/2 पे क्या है, अनडिफाइंड हो जा रहा है ना, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि नीचे जीरो हो जाएगा। जैसे नीचे जीरो होगा तो मतलब क्या है कि इसके लिए x की वैल्यू नहीं मिलेगी ना। तो मतलब यह फंक्शन हमारे पास क्या ऑनटू फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसका क्या इसमें प्री इमेज नहीं है। अगर ये ऑलरेडी डोमेन ये दिया होता ना कि r में से 1/2 हटा दिया होता, और इधर r में से अगर 3/2 हटा दिया होता। अब अगर पूछता कि हमारे पास ऑनटू है या सर्जेक्टिव है, तो अब ऑनटू और सर्जेक्टिव दोनों है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि अ फंक्शन इतना इज कॉल्ड बाइजेक्टिव
तो पहला क्या होना चाहिए, इंजेक्टिव हो ना, गिवन फंक्शन अगर इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव अगर दोनों हो तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्वर्स मैप होना चाहिए। इन्वर्स मैप होता क्या है, ध्यान देना, इन्वर्स मैप यह होता है अगर एक फंक्शन हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, ध्यान देना, जब भी हम लोग किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे तो गिवन फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, तभी हम लोग उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स वाई से, मतलब कि जो हमारे पास क्या कहते हैं फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज था, वह इन्वर्स के लिए क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब कि यह अब क्या हो जाएगा, जो डोमेन था फंक्शन में, इन्वर्स में क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, और जो फंक्शन में हमारे पास रेंज था वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स में क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। क्लियर है। कंपोजिट ऑफ मैप क्या होता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स से वाई है, कहने का मतलब यह है कि ये हमारे पास तीन फंक्शन है, सपोज करते हैं एक्स वाई जेड, यहाँ से एक मैप हमारे पास एफ है, यहाँ से एक मैप हमारे पास जी है ना। तो अगर हम लोग क्या कराते हैं कि कंपोजिशन यह होता है कि अगर हम लोग जी ओ एफ कराते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ पे अगर हम रिलेट हो जाते हैं ना, कि तो ये हमारे पास क्या होता है, कंपोजिशन हो जाता है। तो यही चीज़ लिखा गया है कि एफ एक्स से वाई एंड जी वाई से जेड बी एम मैप, देन कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज GOF सच दैट एक्स इज जेड इज ए मैप अनडिफाइंड बाय द इतना। मतलब इसको ऑपरेट कैसे कराते हैं, GOF को ऑपरेट कराते हैं हम लोग GFX, इस तरह ऑपरेट कर, पहले FX को ऑपरेट कराएंगे फिर G को ऑपरेट कराएंगे। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन हमको यहाँ पे गिवन है ना, ये हमको क्वेश्चन गिवन है कि यहाँ पे FX इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 गिवन है, और GX इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 3 की पावर x। अगर हमको यहाँ पे एफ GX निकालना है तो हम लोग क्या कराएंगे, एफ GX लिखेंगे। क्लियर है। इसके बाद क्या है, GX की वैल्यू पुट करा देंगे, GX की वैल्यू इतनी है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 3 के पावर x हो जाएगा। और जैसे इतना होगा तो अब यहाँ पे ध्यान देना, जब एफ एक्स है तो यहाँ पे x है, ध्यान देना x है तो यहाँ पे x है। अब हम x की जगह ये पूरा लेके आ रहे हैं, 3e के पावर x ला रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन, ध्यान रखना, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3e के पावर x हो जाएगा प्लस 2 होगा। अगर हम लोग यहाँ पे GOF अगर निकालते तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, GFX हो जाएगा, और GFX हमारे पास कितना है यहाँ पे, साइन एक्स प्लस 2 है। अगर साइन एक्स प्लस 2 है तो अब यहाँ पे ध्यान देना, जब GX है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, अब G के अंदर साइन एक्स प्लस 2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3e के पावर साइन क्या कहते हैं x प्लस 2 हो जाएगा ना। तो ये क्लियर हुआ होगा कंपोजिशन निकालना। नेक्स्ट टॉपिक देखना है, यहाँ पे कुछ नोट है। कंपोजिशन ऑफ मैप इज नॉट कम्यूटेटिव, ध्यान रखना कि GOF नॉट इक्वल टू FOG होता है। कंपोजिशन ऑफ द मैप इज एसोसिएटिव, मतलब कि चाहे हम लोग दो कंपोजिशन करा के तीसरे कंपोजिशन कराएं या पहले दो का कंपोजिशन करा के तब लास्ट वाले का कराएं ना, तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, सेम आता है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अगर हमारे पास एफ एक्स से वाई एंड जी वाई से जेड अगर हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका जो कंपोजिशन होगा यह भी क्या हो जाएगा, हमेशा बाइजेक्टिव होगा। अगर GOF इज बाइजेक्टिव तो ध्यान देना, अगर इसका रिवर्स क्या होता है, ट्रू नहीं होता है, कि अगर हमारे पास कंपोजिशन अगर बाइजेक्टिव है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि फंक्शन भी हमारे पास क्या हो, बाइजेक्टिव हो ना, दोनों फंक्शन बाइजेक्टिव हो ना। ध्यान देना, अगर हमारे पास GOF अगर हमारे पास क्या है, इंजेक्टिव है ना, तो इम्प्लाई ये करेगा कि एफ हमारे पास क्या है, इंजेक्टिव होगा। अगर GOF सर्जेक्टिव हो तो इम्प्लाई करेगा जी हमारे पास क्या है, सर्जेक्टिव होगा। अगर GOF अगर बाइजेक्टिव है तो ये इम्प्लाई ये करेगा कि जी सर्जेक्टिव होगा, एफ क्या हो जाएगा, एफ हमारे पास क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास आता है बाइनरी ऑपरेशन। देखो बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है कि क्या कहते हैं, अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट इतना इज ए फंक्शन ना, कि उसी सेट का उसी सेट को उसी सेट पे अगर हम लोग को भेज देता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे अगर हमसे ये कहा जाए कि नेचुरल नंबर पे अगर हम लोग एडिशन करा रहे हैं
ना। तो अगर एडिशन करा रहे हैं तो नेचुरल नंबर पे, तो नेचुरल नंबर पे जो एडिशन होगा बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है ना। तो हम लोग ये जानते हैं कि नेचुरल नंबर को अगर 1+2 कराएंगे 3 आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा ना। लेकिन अगर हमसे ये कोई पूछे कि सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन शो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि अगर 1 - 2 आ गया तो -1 आ जाएगा ना। तो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, हमेशा क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमको वैल्यू मिलेगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन शो करेगा। ठीक है, डिवीजन के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, यह बाइनरी ऑपरेशन शो नहीं करेगा। क्योंकि अगर हमारे पास क्या कहते हैं कि अगर डिवीजन में सपोज करो अगर 2/5 हो गया ना, तो फ्रैक्शन हो जाएगा, नेचुरल नंबर में नहीं होगा। लेकिन अगर सपोज करो हम रियल नंबर की बात करते हैं ना, ये जो नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, अगर हम रियल नंबर की बात करते हैं तो एडिशन के लिए भी बाइनरी ऑपरेशन होगा रियल नंबर में, सब्ट्रैक्शन के लिए भी बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्योंकि अगर दो नंबर को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमेशा रियल नंबर मिलेगा, दो रियल नंबर को। और क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी होगा और या डिवीजन भी होगा। क्लियर होना चाहिए। अब ध्यान देना कि हमारे पास कुछ टाइप ऑफ ऑपरेशन है। तो टाइप ऑफ ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, तो ध्यान देना यहाँ पे कि हमारे पास है कि स्टार भी है बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट इतना, देन ऑपरेशन इज कॉल्ड कम्यूटेटिव और द एबेलियन इफ एंड ओनली इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू, अगर बी स्टार अगर ए हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव या एबेलियन है। दूसरा अगर हमारे पास यह है कि एसोसिएटिव के लिए यह है कि अगर 3 लेते हैं ए स्टार बी फिर स्टार सी कराएं, चाहे ए स्टार बी स्टार सी कराएं, तो ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट ई है, अगर ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इफ एंड ओनली इफ ए ई स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार ई। क्लियर है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, इन्वर्स एलिमेंट है। इन्वर्स एलिमेंट मतलब यह है कि हम अगर हमारे पास एक एलिमेंट ए दिया गया है ना, इसमें हम एक एलिमेंट बी अगर ऐसा मल्टीप्लाई कराते कि आइडेंटिटी आ जाए उसका, तो ये क्या हो जाएगा, बी इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स एलिमेंट हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि यह हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है ना, इसको अगर हम लोग देखना चाहें कि ये दिया गया है कि क्यों में ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, हमको प्रूव करना है कि कम्यूटेटिव है कि एसोसिएटिव है ना। तो देखो अगर हम लोग कम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार हमको ए शो करना है। तो अगर सपोज करो कि अगर हम लोग ए की वैल्यू 1 ले लें और बी की वैल्यू सपोज करो 2 ले लें, तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें 1 स्टार 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे, 1 + 2 × 2 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। लेकिन अगर 2 स्टार अगर 1 लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2 + 2 × 1 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना। मतलब क्या है कि 1 स्टार 2 नॉट इक्वल टू क्या है, 2 स्टार 1 है। तो मतलब ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव तो नहीं होगा। अगर हम लोग इसको एसोसिएटिव का चेक करना चाहते हैं कि एसोसिएटिव है कि नहीं है, तो 3 नंबर लेना पड़ेगा, 1 2 3 ले लेते हैं। तो इसके लिए काम ये करते हैं, 1 2 इतना करा लेते हैं, फिर यहाँ पे 3 करा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये पूरा ए मान लेंगे अभी, 2 इतना मान लिए, और फिर यहाँ पे हमारे पास +2 × कितना हो गया, 3 हो गया। फिर इसको क्या कराएंगे, फिर इसकी तरह ट्रीट कराएंगे, तो 1 + 2 × 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 2 जा 4 + 5 11 आ गया ना। लेकिन अगर इसका रिवर्स अगर कराते हैं, इस तरह अगर कराते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की जगह तो 1 हो जाएगा, बी की जगह कितना ट्रीट होगा, यहाँ पे हमारे पास 2 स्टार 3 ट्रीट होगा ना, तो 1 + 2, और इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 + 2 × 3 लिख सकते हैं। तो 1 + 2 ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, 8 2 जा 16, और फिर +1 17 हो गया। तो 11 17 के इक्वल तो है नहीं, तो मतलब ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करेगा। तो मतलब ये हमारे पास क्या है, क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन, अरे क्या कहते हैं, एसोसिएटिव भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे ITF आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखो ITF क्या होता है, तो पहला चीज़ हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन एक्स का जो हमारे पास डोमेन होता है, कंप्लीट रियल नंबर होता है। रेंज हमारे पास क्या होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आती, मिनिमम वैल्यू -1, तो रेंज हमारे पास क्या होता है, क्लोज इंटरवल -1 से 1 होता है। कास का हमारे पास जो डोमेन होता है पूरा रियल नंबर होता है, और रेंज हमारे पास क्या आता है, -1 से 1 आता है। tan x ध्यान देना
कि हमारे पास जब ऑड मल्टीपल पाई बाई टू होता है तो उस पर क्या होता है, डिफाइंड नहीं होता, इनफाइनाइट देता है। तो इसलिए रियल नंबर में से इसका ऑड मल्टीपल माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डोमेन मिल जाएगा। रेंज हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट रियल नंबर होता है। काट एक्स इसका हमारे पास क्या होता है कि जो क्या कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल होता है उस पर डिफाइंड नहीं होता है ना। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे तो, और इसका रेंज हमारे पास क्या होता है, पूरा पूरा रियल नंबर होता है। सेक एक्स में क्या होता है कि इसका जो फिर से ऑड मल्टीपल होता है उस पर डिफाइंड नहीं होता है, तो उसको रियल नंबर से बाहर निकाल देंगे तो हमको डोमेन मिल जाएगा। और रेंज हमको क्या मिलेगा इसका, आर में से -1 से 1 क्या होता है, हम लोग ओपन इंटरवल बाहर निकाल देंगे तो इसका रेंज हो जाएगा। और कास का हमारे पास क्या कहते हैं, जो इसका इंटीग्रल मल्टीपल है उस पर हमारे पास डिफाइन नहीं होता, तो रियल नंबर में उसको बाहर कर देंगे तो डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या होता है, रियल नंबर में से -1 से 1 क्या है, बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। बट ये ध्यान देना कि इस फंक्शन पे हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या होता है, जो गिवन फंक्शन होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है इसमें हमारे पास क्या होता है कि फंक्शन वन ऑन ऑन टू नहीं होता है ना, क्योंकि इन्वर्स करने के लिए, इन्वर्स टेक्निक फंक्शन पढ़ रहे हैं तो फंक्शन क्या होना चाहिए, वन ऑन ऑन टू होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन को वन ऑन ऑन टू बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका डोमेन रेंज क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट जब कर देते हैं तो गिवन फंक्शन क्या होता है, वन ऑन ऑन टू बन जाता है। तो हमको क्या है कि साइन कास टेन और कार्ड से कोसेक का क्या है, इन्वर्स क्या है, मिल जाता है। तो अब देखो इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन में जो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा -1 से 1 होगा। रेंज हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 होगा। कास इनवर्स एक्स में जो इसका डोमेन होगा, क्लोज इंटरवल -1 से 1 होगा। रेंज हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 से पाई होगा। tan इनवर्स एक्स में जो इसका जो डोमेन होगा, कंप्लीट रियल नंबर होगा। रेंज हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 से हम लोग 0 बाहर कर लेंगे। काट इनवर्स में जो इसका जो हमारे पास जो डोमेन होगा, कंप्लीट रियल नंबर होगा। और इसमें जो रेंज होगा, क्लोज इंटरवल 0 पाई से हम लोग क्या करा देंगे, π/2 बाहर कर लेंगे। और सेक इनवर्स एक्स का जो हमारे पास जो डोमेन होगा, r -1 से 1। और रेंज कितना हो जाएगा, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। कोसेक इनवर्स का जो डोमेन होगा, r- ओपन इंटरवल -1 से 1। और रेंज क्या हो जाएगा, 0 से पाई। ठीक है, तो ये हमको याद करना पड़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसका प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं। क्लियर है, तो इसको ध्यान देना कि इसी के बीच में हमको क्या है कि इसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। इसी के बीच में हमको हमेशा क्या है, आंसर चाहिए होता है। क्लियर। अब देखो इसका ग्राफ है हमारे पास ना, तो साइन एक्स का अगर ग्राफ देखा जाए, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखा जाए, तो साइन इनवर्स एक्स का जो हमारे पास ग्राफ होता है, यह ग्राफ सिंपली हमारे पास कुछ दिया गया है यहाँ पे। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ध्यान रखना। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे कास इनवर्स का ग्राफ है। ये हमारे पास tan इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ध्यान रखना। क्लियर, सॉरी। और ये हमारे पास क्या है, इसका काट इनवर्स का ग्राफ है। और ये हमारे पास क्या है, सेक इनवर्स का ग्राफ है। और ये हमारे पास क्या है, क्या कहते हैं, कोसेक इनवर्स का ग्राफ है। क्लियर। हाँ, एक चीज़ इसमें ध्यान रखना कि इसका साइन इनवर्स एक्स का मतलब ये नहीं होता है, ध्यान रखना। इसका मतलब ये होता है कि साइन एक्स के पावर -1 होता है, और ये इसके बराबर नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए इन दोनों में अंतर समझना कि 1/sin x 1/cos x, यह चीज़ नहीं है ना। साइन इनवर्स एक्स अलग है, कास इनवर्स एक्स अलग है, tan इनवर्स एक्स अलग है, काट इनवर्स अलग है, इससे। क्लियर। चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर हम लोग यक्स के अगर अगर हमने डोमेन रेंज में अगर हम लोग रहते हैं, तो अगर हम लोग डोमेन रेंज में रहते हैं तो हमेशा क्या होता है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, काट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा ना। मतलब यह क्या है, साइन इनवर्स एक्स, मतलब ये अगर हमारे पास ये डोमेन में अपने रहते हैं तो ये हमारे पास वही वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि साइन थीटा कास थीटा, मतलब ये जो थीटा है यहाँ पे ना, अगर ये अपने डोमेन में हम लोग रहते हैं इसमें, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, कास इनवर्स कास थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, काट इनवर्स काट थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है कास इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2,
tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू ना। एक तरह से इसको हम लोग आइडेंटिटी की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं कि कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ऐसे यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसको हम लोग आइडेंटिटी की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट ध्यान देना कि अगर इसके अंदर अगर हमारे पास माइनस आ जाता है ना, जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस एक्स आ गया तो माइनस साइन एक्स हो जाता है, तो ऐसे अगर इन्वर्स में आता है तो क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है, और कास इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स एक्स होगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा, काट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस काट इनवर्स एक्स होगा। यहाँ पे ध्यान देना कि अगर साइन इनवर्स 1/x है तो कोसेक इनवर्स एक्स के इक्वल होगा, कास इनवर्स 1/x है तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स के इक्वल होगा, tan इनवर्स 1/x है तो क्या हो जाएगा, काट इनवर्स एक्स के इक्वल होगा, कोसेक इनवर्स 1/x है तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स के इक्वल होगा, सेक इनवर्स 1/x है तो क्या हो जाएगा, कास इनवर्स एक्स होगा, काट इनवर्स 1/x है तो tan इनवर्स एक्स ना। एक इसका प्रूफ देख सकते हो कि जैसे मान लो कि 1 का है तो इसको हम लोग यहाँ पे मान लेंगे y इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, साइन इनवर्स 1/x, तो यह क्या हो जाएगा, साइन वाई इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा, और साइन वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक वाई लिख सकते हैं, और ये हमारे पास क्या है 1/x है ना, ये ऊपर जाएगा, ध्यान देना, क्लियर है, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, कोसेक वाई, ये भी ऊपर चला जाएगा x हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y की वैल्यू किसके बराबर है, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। ऐसे इसको हम लोग क्या कराते हैं, प्रूव कराते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन है, तो स्पेशल टाइप के फंक्शन क्या है कि अब आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है कि अगर हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाता है ना, फार अगर हम लोग एक फंक्शन आर से आर में लेते हैं और डिफाइन अगर एफ एक्स कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग 2 लेते हैं तो 2 ही आए, 3 लेते हैं तो 3 आए, 4 लेते हैं तो 4 ही आए, तो ऐसे फंक्शन को लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो इसमें जो हम फंक्शन का जो डोमेन रेंज लेके चलते हैं वही उसका क्या होता है, डोमेन रेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन ये होता है कि हम कोई भी वैल्यू दे लेकिन उसकी एक प्रॉपर कांस्टेंट वैल्यू आती है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू 3 कर दिए तो यहाँ पे चाहे 1 2 3 4 कुछ भी दें तो हमेशा वैल्यू हमको 3 अगर मिले तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, अ रियल वैल्यू फंक्शन आर से आर डिफाइंड बाई इतना इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। ध्यान रखना। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी इस तरह फंक्शन है ना, तो अगर हम लोग x के ग्रेटर देन इधर जाएं, ध्यान देना इधर अगर हमेशा जाएं तो x ग्रेटर देन 0 रहे तो हमको क्या मिले, 0 की इधर ना, x ग्रेटर देन 0 रहेंगे तो हमेशा x मिलेगा ना, 0 पर रहेंगे तो हमको 0 मिलेगा, लेकिन अगर x लेस देन 0 रहेंगे तो माइनस एक्स मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि हम चाहे -7 लिखें तो भी 7 आएगा, +7 लिखें तो भी 7 आएगा। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है साइनम फंक्शन आता है। साइनम फंक्शन क्या होता है कि एक फंक्शन आर से आर में डिफाइन होता है और एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपन एक्स डिफाइन होता है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो गई ना, तो ये वैल्यू ध्यान देना x के बराबर हो जाएगा, तो x अपन एक्स 1 हो जाएगा। वैल्यू अगर 0 के बराबर हो गई तो इसको हम लोग 0 डिफाइन करते हैं। अगर x की वैल्यू अगर हमारे पास क्या हो गई, लेस देन हो गई, तो x की वैल्यू -x, तो -x अपन x तो -1 के बराबर हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, साइनम फंक्शन। इसका डोमेन r होता है, रेंज क्या होता है 1 0 -1 होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, जैसे अगर हम लोग को क्या करना है कि 2.7 का ग्रेटेस्ट फंक्शन निकालना है, तो इससे जो लेस इंटीजर आएगा इसका, तो लेस इंटीजर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। तो ये हमारे पास क्या है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। जैसे अगर हम लोग ये कहें कि -2.7, तो इसका लेस इंटीजर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो -2 इसका क्या हो गया, ग्रेटेस्ट। तो यही चीज़ लिखा गया है कि द रियल नंबर एफ आर से आर डिफाइंड बाई द एफ एक्स इज इक्वल टू इतना, एज्यूम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट फंक्शन। ठीक है, कि अगर हमारे पास 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू टेक करता है तो वैल्यू 0 के बराबर होगा, 1 और 2 के अगर बीच में रहता है
तो हमेशा 1 टेक करेगा, 2 और 3 के बीच में रहता है तो हमेशा क्या है 2 टेक करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास 2 है तो 2 का ग्रेटर देन 2 ही रहेगा, लेकिन अगर हमारे पास 2.1 हो गया तो भी हमारे पास 2 रहेगा, अगर 2.9 है तो भी हमारे पास क्या रहेगा 2 ही रहेगा। क्लियर है? मतलब कि जो भी हमको इंटीजर दिया जा रहा है उससे हमको क्या करना है, हमेशा एक लेस लिखना है। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास इससे लेस क्या हो जाएगा, -3 होगा ना, तो इसका -3 होगा, ध्यान देना। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, और बाकी हम क्या कहते हैं नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं, इस पे हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, तो आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए। ठीक है, और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना बढ़िया से। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक, तो फिर कल मिलते हैं। ठीक, तो ऑल द बेस्ट।